हेलो एवरीवन, आरती गुरुकुल में स्वागत है आपका। और यूजीसी नेट जेआरएफ 2025 की तैयारी के लिए जो हमने एक कहानियों की श्रृंखला शुरू की है, तो उसमें उस श्रृंखला में आज ये हमारी जो कहानी है उसका नाम है तीसरी कसम या मारे गए गुलफाम। पहले इस कहानी का नाम मारे गए गुलफाम था, फिर उसके बाद तीसरी कसम इसका नाम है। इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो आज हम इसी कहानी पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले हम कहानी का सारांश देखेंगे, प्रमुख पात्र देखेंगे, कुछ प्रश्नोत्तर देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो क्लास में मैंने कुछ प्रश्नोत्तर रखे हैं, तो वो आपके लिए एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, तो उसे आप जरूर देखिएगा। ये सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये जो है ये ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। और ठुमरी कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुई थी? 1959 में। ठुमरी कहानी संग्रह 1959 में प्रकाशित हुई थी और इसी में यह है मारे गए गुलफाम और तीसरी कसम कहानी इसी में प्रकाशित हुई थी। इसमें और कौन कौन सी कहानियां हैं देखेंगे। रसप्रिया, तीर्थोदक, ठेस, नित्य लीला, पंचलाइट, सिर पंचमी का सगुन, मारे गए गुलफाम और तीसरी कसम, लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम भी हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोनों ही ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। और सबसे अंत में है तीन बिंदियाँ। ये 9 कहानियाँ जो हैं ठुमरी कहानी संग्रह में 9 कहानियाँ संकलित है। हम देखेंगे कुछ इसके बहुत जो महत्वपूर्ण पात्र हैं, वो ज़्यादा पात्र नहीं है इसमें। मुख्य पात्र में तो ये बस 2 है, हीरामन और हीराबाई। हीरामन क्या होता है? वो देहाती पात्र है। फारबिसगंज की कहानी है, पूर्णिया, तो वहाँ का ये बिहार में आता है, तो वहाँ का ये पात्र है हीरामन। और ये क्या है? खास देहाती पात्र है, 40 साल का हट्टा कट्टा काला कलूटा देहाती नौजवान, जिसे अपनी गाड़ी और बैलों के सिवाय दुनिया में किसी अन्य काम में दिलचस्पी नहीं है और 3 काम ना करने की कसम खाता है। वो 3 काम कौन कौन से हैं? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन से 3 काम ना करने की कसम खाता है। बाकी आगे मैंने रखा है, इस वीडियो के लास्ट में मैंने रखा है उसे, आप उसे भी देखिएगा ज़रूर। दूसरी है हीराबाई। हीराबाई कंपनी की औरत है और मेले में नौटंकी और अभिनय में नृत्य का काम करती है। हीरामन को अपना उस्ताद मानती है। और हीराबाई जो है वो हीरामन को क्या कहती है? मीता कहती है। क्या कहती है? मीता कहती है। ये भी जानना ज़रूरी है, वो मीता कहती है, क्योंकि दोनों के नाम का जो पहला है वो हीराबाई, हीरामन और हीराबाई, यानी दोनों के नाम का जो पहला शब्द है वो हीरा है, तो इसीलिए वो एक दूसरे को मीता कह के संबोधित करते हैं। गौण पात्रों में है लाल मोहर, धुन्नीराम, पलटदास। ये तीनों ही गारीवान है। ये याद रखिएगा कि ये तीनों जो है वो गारीवान है। कौन कौन? लाल मोहर, धुन्नीराम और पलटदास। लसनवा, ये लाल मोहर का नौकर है, ये भी गारीवान है, लेकिन ये लाल मोहर का नौकर है। एक नेपाली दरबान है जिसका नाम यहाँ नहीं दिया गया है। मुनीम है, दरोगा और काले कोट वाला। तो ये इन लोगों का नाम नहीं दिया गया, इन लोगों को ऐसे संबोधित करेंगे, मुनीम, दरोगा, काले कोट वाला, नेपाली दरबान। तो ये सब गौण पात्रों में आता है। अब हम देखेंगे कुछ प्रमुख पंक्तियाँ। और इस कहानी के जो मुख्य सारांश में है, इसमें ये कि हीरामन जो है वो एक गाड़ीवान रहता है और वो कुछ शुरुआत में कुछ ऐसे काम करता है जो उसको पसंद नहीं आता, तो वो कसम खा लेता है कि फिर दोबारा वो काम नहीं करेगा। वो सीधा साधा काम करना चाहता है, किसी लफड़े में नहीं फंसना चाहता, तो इस तरह के वो काम करता है। और उसके यहाँ जब उसकी गाड़ी में आकर के हीराबाई बैठती है, तो उसके बाद से उसे एक लगाव सा हो जाता है हीराबाई से। लेकिन क्या होता है, कहानी के अंत में वो कंपनी की औरत होती है और क्या है कि वो और दूसरे कंपनी में दूसरी जगह नाच दिखाने के लिए फिर वो चली जाती है छोड़ करके। तो ये चीज़ इसमें है, लेकिन वो इतना ज़्यादा उससे भावनात्मक रूप से जुड़ गया रहता है कि वो अंत में कसम खाता है कि वो किसी कंपनी की औरत को नहीं बैठाएगा, क्योंकि वो उससे भावनात्मक लगाव हो जाता है।
अब हम यहाँ देखेंगे कुछ प्रमुख पंक्तियाँ। हीरामन समझ गया इस बार निस्तार नहीं, जेल। हीरामन को जेल का डर नहीं, लेकिन उसके बैल न जाने कितने दिनों तक बिना चारा पानी के सरकारी फाटक में पड़े रहेंगे, भूखे प्यासे, फिर नीलाम हो जाएंगे। भैया और भौजी को वह मुंह नहीं दिखा सकेगा कभी। नीलाम की बोली उसके कानों में गूंज गई। 1 2 3। दरोगा और मुनीम में बात पट नहीं रही थी शायद। ये कुछ प्रमुख पंक्तियां हैं उसकी। 2 कस्में खाई हैं उसने। एक, चोर बाजारी का माल नहीं ला देंगे। दूसरी, बांस लदी हुई गाड़ी। गाड़ी से 4 हाथ आगे बांस का अगुआ निकला रहता है और पीछे की ओर 4 हाथ पिछुआ। काबू के बाहर रहती है गाड़ी हमेशा। सो बेकाबू वाली लदनी और खरहिया। बाघ गाड़ी की गाड़ीवानी की है हीरामन ने। बाघ गाड़ी मतलब वो सर्कस में जो होता है, जिसमें बाघ रहता है, तो उसको लेकर के जाना बहुत ही खतरे का काम होता है, तो सभी नहीं कर पाते हैं। तो ये बता रहा है कि हीरामन बता रहा है कि उसने बाघ गाड़ी की गाड़ीवानी की है हीरामन ने। कभी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। आज रह रहकर उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महक उठता है। पीठ में गुदगुदी लगने से वह अंगोछे से पीठ झाड़ लेता है। औरत है या चंपा का फूल, जब से गाड़ी मह मह महक रही है। मथुरा मोहन कंपनी में लैला बनने वाली हीराबाई का नाम किसने नहीं सुना होगा भला। लेकिन हीरामन की बात निराली है। उसने 7 साल तक मेलों की लदनी लादी है, कभी नौटंकी थिएटर या बाइस्कोप सिनेमा नहीं देखा। यानी वो मेले के लिए काम करता था, लोगों को लाता ले जाता था, लेकिन बाग गाड़ी तक खींचा था, लेकिन वो कभी भी नौटंकी थिएटर या बाइस्कोप नहीं देखता था। इन सब में उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तो वो ये चीज़ बता रहा है कि वो बिल्कुल भी नहीं देखा था, जबकि सभी लोग देखते थे, लेकिन वो कभी नहीं देखता था। उसकी सवारी मुस्कुराती है, मुस्कुराहट में खुशबू है। तब तो मीता कहूंगी, भैया नहीं, मेरा नाम भी हीरा है। ये हीराबाई और हीरामन के बीच की बातचीत है। वो जब गाड़ी में बैठती है तभी से उसको मतलब हीरामन को जो है वो हीराबाई से एक भावनात्मक लगाव सा होने लगता है। उसकी गाड़ी में फिर चंपा का फूल खिला। उस फूल में एक परी बैठी है, जय भगवती। हीराबाई ने परख लिया, हीरामन सचमुच हीरा है। हीरामन की भी शादी हुई थी बचपन में ही, गौने के पहले ही दुल्हन मर गई। हीरामन को अपनी दुल्हन का चेहरा याद नहीं। बचपन में ही शादी हुई थी, लेकिन उसकी दुल्हन मर गई थी। ये इसमें इस चीज़ को आप जरूर से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ जो है वो कहानी में सिर्फ एक जगह दिया गया है, तो ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि हीरामन की शादी हुई थी या नहीं, या कब हुई थी उसकी शादी। तो ये चीज़ और ये भी ध्यान रखिए कि गौने के पहले ही उसकी दुल्हन मर गई, यानी कि वो गौना होकर अपने ससुराल भी नहीं गई। उसकी गाड़ी में भी चंपा का फूल खिला। ये तो क्या है फिर ये। दूसरी शादी ना करने के अनेक कारण हैं। भाभी की जिद, कुमारी लड़की से ही शादी हीरामन की वो शादी करवाएगी। कुमारी का मतलब हुआ 5-7 साल की लड़की। अब हीरामन ने तय किया कि शादी नहीं करेगा। विदागी यानी कि नैहर या ससुराल जाती हुई लड़की। मतलब उसकी भाभी का ये जिद था कि वो हीरामन जो है वो 5-7 साल की लड़की से शादी कर रहा है, लेकिन हीरामन को ये सही नहीं लगता है। ये सब बातें क्या है वो हीराबाई को बता रहा है। उन दोनों के बीच बातचीत होती है, तो वो ये सब बातें बताता है। काला आदमी राजा क्या महाराजा भी हो जाए, काला आदमी ही रहेगा। साहेब के जैसे अकिल कहाँ से पाएगा, ये भी हीरामन कहता है हीराबाई से। काला आदमी वो अपने आप को मतलब बदसूरत कहता है, और अनपढ़ तो था ही वो। छोकरा नाच के मनुआ नटुआ का मुंह हीराबाई के जैसा था। छोकरा नाच ये बिहार का बहुत ही फेमस नाच है, उधर पूर्णिया साइड में होता है छोकरा नाच, जिसमें लड़के जो है वो लड़कियों के जैसे कपड़े पहनकर स्वांग भरते हैं, तो उसको छोकरा नाच कहा जाता है। कहाँ चला गया वह जमाना, हर महीने गांव में नाचने वाले आते थे। हीरामन ने छोकरा नाच के चलते अपनी भाभी की ना जाने कितनी बोली ठोली सुनी थी।
भाई ने घर से निकल जाने तक को कहा था। यानी वो छोकरा नाच उसको पसंद था, वो हमेशा देखता था, तो इस वजह से क्या है, उसके भाई और भाभी गुस्सा करते थे। और ये मतलब कल्पना कर रहे हैं कि उसे हीरा बाई की जो शक्ल है वो उस छोकरा नाच के लड़के से मिलती है। हीरामन दुनिया भर की निगाह से बचा कर रखना चाहता था हीराबाई को। सड़क तेगछिया गांव के बीच से निकलती है। गांव में बच्चों ने पर्दे वाली गाड़ी देखी और तालियां बजा बजा कर रटी हुई पंक्ति दोहराने लगे। ये एक कविता है, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया। तो ये चीज गांव के बच्चे दोहराने लगे। और ये तेगछिया जो है वो गांव का नाम है। तो ये इसमें जो जो शहर गांव जो भी नाम आया है उन सबको भी आप जरूर से याद कर लीजिएगा। एक बार अगर पूरी कहानी पढ़ लेंगे तो सब याद हो जाएगा। हीरामन हंसा। कितने दिनों का हौसला पूरा हुआ है हीरामन का। ऐसे कितने सपने देखे हैं उसने। वह अपनी दुल्हन को लेकर लौट रहा है। हर गांव के बच्चे तालियां बजाकर गा रहे हैं। हर आंगन से झांक कर देख रही हैं औरतें। मर्द लोग पूछते हैं कहाँ जाएगी उसकी दुल्हन। डोली का पर्दा थोड़ा सरका कर देखती है। और भी कितने सपने। यानी वो हीराबाई को लेकर जा रहा है तो उसे याद आ रहा है कि वो सपने में देख रहा है, यानी कि सोच रहा है कि अपनी दुल्हन को लेकर के जा रहा है। और इस तरह से औरतें देख रही हैं, मर्द देख रहे हैं, बच्चे ऐसे ही मतलब पीछे पीछे गांव में जब कोई नई दुल्हन आती थी पहले तो बच्चे ऐसे ही पीछे पीछे चल देते थे। इस मुल्क के लोगों की यही आदत बुरी है। राह चलते 100 जिरह करेंगे। अरे भाई तुमको जाना है जाओ। ये सब उसमें बताता। और ये एक और चीज है महुआ भटवारिन की कहानी। तो ये इसका एक इम्पोर्टेंट है कि महुआ भटवारिन की कहानी अगर एग्जाम में ये भी प्रश्न आ सकता है कि महुआ भटवारिन जो है वो किस कहानी में आता है। तो आप यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि तीसरी कसम या मारेगा गुलफाम महुआ भटवारिन की कहानी सुनाता हूँ। गाते समय उसके सामने सावन भादों की नदी उमड़ने लगती है। अमावस्या की रात और घने बादलों में रह रहकर बिजली चमक उठती है। उसी चमक में लहरों से लड़ती हुई बारी कुमारी महुआ की झलक उसे मिल जाती है। सफरी मछली की चाल और तेज हो जाती है। उसको लगता है वह खुद सौदागर का नौकर है। महुआ कोई बात नहीं सुनती, प्रतीत करती नहीं, उलट कर देखती भी नहीं, और वह थक गया है तैरते तैरते। ऐसे महुआ भटवारिन की कहानी सुनाता है जिसे एक सौदागर से प्रेम हो जाता है, लेकिन वो प्रेम सफल नहीं हो पाता। तुम मेरे उस्ताद हो। हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद। शास्त्र का मतलब है शास्त्र। ये थोड़ा सा मतलब देहाती भाषा से जो उन लोगों की जो बोलचाल की भाषा है ना तो उसमें लिखा गया है शास्त्र। और अक्षर मतलब अक्षर। आज रात भर हीरामन की गाड़ी में रहेगी वह। हीरामन की गाड़ी में नहीं, घर में। क्योंकि हीरामन की गाड़ी ही उसका घर था। जनाना जात अकेली रहेगी गाड़ी पर। कुछ भी हो जनाना आके जनाना ही है। कोई जरूरत ही पड़ जाए। पलटदास कहता है हीरामन से। सब लेकर के उसको चिंतित है। मतलब पलटदास धुन्नी राम ये सब गाड़ीवान है। जब उन लोगों को पता चलता है कि उसकी गाड़ी में जो है वो एक कंपनी की औरत बैठी हुई है तो सब उसको लेकर के तरह तरह की बातें करते हैं। उस आदमी ने अपने संगी से कहा खेला शुरू होने पर जगा देना। नहीं नहीं, खेला शुरू होने पर नहीं, हिरिया जब स्टेज पर उतरे हमको जगा देना। यानी कि एक आदमी जब वो हीराबाई को हिरिया करके संबोधित करता तो ये बात जो है उसको बिल्कुल भी हीरामन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और फिर वो हीरामन जो है लिखा ना हीरामन के कलेजे में जरा आंच लगी। हिरिया बड़ा लटपटिया आदमी मालूम पड़ता है। उसने लाल मोहर को आंख के इशारे से कहा इस आदमी से बतियाने की जरूरत नहीं है। यानी वो जरा सा भी ये सहन नहीं कर पा रहा था कि कोई हीराबाई को कुछ भी उल्टा सीधा कहे। जबकि वो कंपनी की औरत थी और बाकी सब लोग बस उस मनोरंजन के नजरिए से उसको देखते थे। और ये चीज हीरामन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। तीनों चारों से मत पूछे कोई नौटंकी में क्या देखा किस्सा कैसे याद है। हीरामन को लगता था हीराबाई शुरू से
ही उसी की ओर टकटकी लगाकर देख रही है, गा रही है, नाच रही है। लाल मोहर को लगता था हीराबाई उसी की ओर देखती है। वह समझ गई है हीरा मन से भी ज्यादा पावर वाला आदमी है लाल मोहर। पलटदास किस्सा समझता है। किस्सा और क्या होगा, रामायण की ही बात है। यानी कि वो रामायण मतलब यहाँ पे रामायण की बात हो रही है। रामायण की बात हो रही है, तो वही कह रहा है कि किस्सा क्या है, वो रामायण की ही बात है। तो क्या समझना है, सब मतलब उसको निहार रहे थे, देख रहे थे हीराबाई को। पलटदास हर रात हर रात नौटंकी शुरू होने के समय श्रद्धा पूर्वक स्टेज को नमस्कार करता। हाथ जोड़कर लाल मोहर एक दिन अपनी कचराही बोली सुनाने गया था हीराबाई को। हीराबाई ने पहचाना ही नहीं। तब से उसका दिल छोटा हो गया है। उसका नौकर लहसनवा उसके हाथ से निकल गया है। नौटंकी कंपनी में भर्ती हो गया है। जोकर से उसकी दोस्ती हो गई है। दिन भर पानी भरता है, कपड़े धोता है, कहता है गांव में क्या है जो जाएंगे। लाल मोहर उदास रहता है। धुन्नीराम घर चला गया है बीमार होकर। ये इन सभी के बारे में बताया जा रहा है। ये एक पंक्ति है जो इम्पोर्टेंट है। तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलबर क्या बयां करूं। यही ख्वाहिश है कि तू मुझको देखा करें और दिलो जा मैं तुमको देखा करूं। ये हीराबाई का नाच शुरू होने से पहले जो उसमें जोकर या जो भी कह लीजिए उस तरह का रहता है, तो वो इस चीज को पहले बोलता है। जो होता है ना, नाटक शुरू होने से पहले एक आदमी आकर के बोलता है। तो पहले ऐसे ही नाटक होता था। ये काफी देख रहे हैं कि 59 की कहानी है, तो उस समय का इसमें नौटंकी कंपनी का जो है वो वर्णन किया गया है कि किस तरह से होता था। आज तो ये सब चीजें है ही नहीं। उस्ताद जनाना मुसाफिर खाने के फाटक के पास हीराबाई ओढ़ने से मुंह हाथ ढक कर खड़ी थी। थैली बढ़ाते हुई बोली, लो, हे भगवान, भेंट हो गई। चलो, मैं तो उम्मीद खो चुकी थी, तुमसे अब भेंट नहीं हो सकेगी। मैं जा रही हूँ गुरुजी। वो स्टेशन के पास मतलब जब जाने के समय का ये है कि स्टेशन के पास जब जा रही थी तब वो उसको बुलवाती है, हीरामन को, और वहां पे वो मिलती है उसे। हीराबाई ने हीरामन के कंधे पर हाथ रखा, इस बार दाहिने कंधे पर। फिर अपनी थैली से रुपया निकालते हुए बोली, एक गरम चादर खरीद लेना। वो हीराबाई को बोलती है हीरामन से कि एक गरम चादर खरीद लेना। हीरामन की बोली फूटी इतनी देर बाद, इस हरदम रुपया पैसा। इस ये उसका एक तकिया कलाम होता है जो हमेशा हीरामन जो है वो बोलता रहता है। हरदम रुपया पैसा, रखिए रुपया, क्या करेंगे चादर। हीराबाई का हाथ रुक गया। उसने हीरामन के चेहरे को गौर से देखा, फिर बोली, तुम्हारा जी छोटा हो गया है। क्यों मीता? महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद जो लिया है गुरुजी। यहाँ पे वो खुद को महुआ घटवारिन से कंपेयर करती है। तो वो बताती है कि क्योंकि उसको भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो है वो हीरामन को बुरा लग रहा है उसका जाना। गला भर आया हीराबाई का। बक्सा ढोने वाले ने बाहर से आवाज दी, गाड़ी आ गई। हीरामन कमरे से बाहर निकल आया। बक्सा ढोने वाले ने नौटंकी के जोकर जैसा मुंह बनाकर कहा, प्लेटफार्म से बाहर भागो, बिना टिकट के पकड़ेगा तो 3 महीने की हवा। प्लेटफार्म का मतलब है प्लेटफॉर्म। हीरामन चुपचाप फाटक से बाहर जाकर खड़ा हो गया। स्टेशन की बात, स्टेशन यानी कि रेलवे स्टेशन, रेलवे का राज नहीं तो इस बक्सा ढोने वाले का मुंह सीधा कर देता हीरामन। हीराबाई ठीक सामने वाली कोठरी में चढ़ी। इस इतना टान गाड़ी में बैठकर भी हीरामन की ओर देख रही थी, टुकुर टुकुर। लाल मोहर को देखकर जी जल उठता है। हमेशा पीछे पीछे, हरदम हिस्सेदारी सूझती है। गाड़ी ने सीटी दी। हीरामन को लगा उसके अंदर से कोई आवाज निकलकर सीटी के साथ ऊपर की ओर चली गई। गाड़ी हिली। हीरामन ने अपने दाहिने पैर से बाएं अंगूठे को बाएं पैर के एड़ी से कुचल लिया। कलेजे की धड़कन ठीक हो गई। वो मतलब उसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी ना कि वो चली जाएगी, तो इसीलिए उसको वो क्या क्या एक्टिविटी करता है, तो ये सारी चीज़ इसमें बताई गई है। क्योंकि उसका सीना धड़क रहा था, धड़कन
बढ़ गई थी, तो वो क्या करता है, अपने दाहिने पैर के अंगूठे को बाएं पैर की एड़ी से कुचल लेता है। हीराबाई हाथ की बैंगनी साफे से चेहरा पोंछती है, साफे हिलाकर इशारा करती है, अब जाओ। आखिरी डिब्बा गुजरा, प्लेटफॉर्म खाली, सब खाली, खोखले मालगाड़ी के डिब्बे, दुनिया ही खाली हो गई मानो। हीरामन अपनी गाड़ी के पास लौट आया। अब हम देखेंगे इस कहानी में क्या क्या विशेषताएं हैं जो कि एग्जाम के नज़रिए से जो इम्पोर्टेंट है, तो वो सब चीज़ें देखकर आपको कहानी से संबंधित अगर कुछ प्रश्न आएंगे तो वो आप ज़रूर कर लेंगे। तो इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं विशेषताएं में। सबसे पहले तो ये फणीश्वर नाथ रेणु की नई कहानी के दौर में प्रेमचंद के गांव और उनमें बसी दुनिया को अपनी कहानियों में जिंदा रखा। यानी जिस तरह ने प्रेमचंद जो है वो गांव को अपनी कहानियों में जिंदा रखा, तो उसी तरह से फणीश्वर नाथ रेणु ने भी अपनी कहानियों में गांव को जिंदा रखा, और इसीलिए इनकी कहानियों को आंचलिक कहानी कहा जाता है। समाज के सामान्य पात्रों को अपनी कहानी का नायक या मुख्य किरदार बनाए। जो सामान्य पात्र हैं, कोई भी बड़ा या ओहदे वाला पात्र नहीं है इसमें भी। देख रहे हैं, गारीवान, काला, कलूटा, हीरामन, ये तो बिल्कुल ही सामान्य पात्र है जो उस समय सड़क पे कोई भी मिल जाता था, इस तरह के गारीवान। हीरामन का सहज और सरल व्यक्तित्व, मसलन भाई के प्रति सम्मान, भौजाई से डर, ये सब चीज़ें उसके हीरामन की जो है वो विशेषताएं बतलाई गई है। इससे पता चलता है कि वो कितना ही भोला भाला इंसान था। फणीश्वरनाथ रेणु ने लोक जीवन की समृद्धि को दिखाया है, उसमें त्याग, गीत और परिवेश को सुंदर ढंग से सजाया है। हीरामन का संसार लगा और देखा से बना है, हीराबाई का संसार परखा है। कहानी में एक जगह जगन्नाथ धाम का भी उल्लेख है, ये भी ध्यान में रखिएगा कि एक जगह जगन्नाथ धाम का उल्लेख है। इस कहानी पर तीसरी कसम नामक फिल्म भी बनी है। तीसरी कसम नामक फिल्म बनी है जिसके संवाद लेखन का कार्य स्वयं रेणु ने किया है। कहानी की मूल संवेदना प्रेम है। यह एक अधूरी प्रेम कहानी बनकर रह जाती है। तत्कालीन समय में मनोरंजन के साधन नौटंकी का वास्तविक चित्रण है। उस समय नौटंकी ही मनोरंजन का एकमात्र साधन हुआ करता था, नाच, नौटंकी, ये सब चीजें। छोकरा नाच का भी उल्लेख है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। और आंचलिक कहानी, ग्राम गीतों का प्रयोग। महुआ भटवारी की कहानी इसमें कही गई है, तो उसको ग्राम गीत कहा जाता है। या और भी कई गांव में गाने वाले गीत, जैसे लाली लाली डोलिया में दुल्हन, या जय हो मैया सरस्वती, तो इस तरह के गीत जो है उसको ग्रामीण जीवन शैली में उसको लगभग डेली गाते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें दिखाए गए हैं। प्रेम की पीड़ा और उसकी भीनी खुशबू। मूल कथा में हीरामन द्वारा खाई 3 कस्मों की चर्चा के साथ नायक के प्रेम प्रसंग की चर्चा है। पहली कसम, चोरी का सामान गाड़ी में नहीं ला देगा। दूसरी कसम, बांस की लदनी नहीं करेगा। और तीसरी कसम, किसी कंपनी वाले को नाटक इसमें अपनी गाड़ी में नहीं बैठाएगा। तो ये तीनों कसम आपको याद रखना है। और ये भी याद रखिएगा कि सबसे पहले कौन सी कसम खाता है। सबसे पहले चोरी का सामान नहीं गाड़ी में रखेगा, दूसरी कसम है उसका बांस की लदनी नहीं करेगा, और तीसरी कसम क्या है कि किसी कंपनी वाली को गाड़ी में नहीं बैठाएगा। हीरामन और हीराबाई के बैलगाड़ी सफर के माध्यम से लोक संस्कृति, उसमें निहित रस और मर्यादित निश्चल प्रेम को व्यक्त करने वाली कहानी है। अब ये है कहानी में जो जो स्थान का नाम दिया गया है, तो उस सब का भी नाम मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख लीजिए। इससे क्या है कि ये जरूरी हो जाता है, कई बार हमारे एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते रहते कि ये जो गांव है वो किस कहानी से संबंधित है। इसमें देखिए, विराटनगर, फारबिसगंज, खरहिया शहर, चंपानगर। खरहिया शहर में क्या रहता है, पुलिस थाना, जहाँ के वो डरता है कि वहाँ पे मेरी गाड़ी बैलगाड़ी चली जाएगी तो बैलों की बोली लग जाएगी। तो ये सब चीज़ें ये याद रखिएगा कि खरहिया शहर में ही पुलिस थाना है। सिंधिया गांव, कानपुर। हीराबाई का घर कहाँ रहता है, कानपुर, जहाँ वो मजाक करता है कि ये शहर का नाम है कानपुर, नागपुर। तेगछिया, यहाँ महावीर स्वामी का बताया है। छतापुर 25, छतापुर 25, मदनपुर, बिशनपुर, हरिपुर, नननपुर, मीना बाजार, बनेली मेला। और 2 कंपनियों का नाम होता है, नौटंकी कंपनी 2 होती है जिसमें वो काम करती है हीराबाई। एक है रौता कंपनी और एक मथुरा मोहन कंपनी। तो इन दोनों कंपनियों का नाम भी आप
ध्यान में रखिएगा। हम देखते कुछ प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहले कि तीसरी कसम कहानी में गारीवान ने कौन सा सामान न लादने की कसम नहीं खाई। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि नहीं लिखा हुआ है, नहीं खाई। तो हम ये देखेंगे, कंपनी की औरत को गाड़ी में नहीं ला देगा, तो ये कसम तो खाई थी उसने। दुल्हन की डोली चोर बाजारी का सामान नहीं ला देगा, ये भी खाई थी। बांस की लदनी नहीं करेगा, ये भी खाई थी, लेकिन ये नहीं खाई थी। तो इसका सही उत्तर होगा बी। बी इसका सही उत्तर होगा कि दुल्हन की डोली को ले जाने की ऐसा कोई कसम उसने नहीं खाई थी। अब इसमें ये कि निम्नलिखित में से कौन सा गीत तीसरी कसम कहानी में नहीं है, यानी कौन सा गीत इस कहानी में कई गीत है, तो उसको भी आप जरूर से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है इस तरह के। ये एक है, नानी नानी रतवा पातर ठोरवा छटके जैसन बिजलिया, जय मैया सरस्वती अर्जी करत बानी हमरा पर होकू सहाय है मैया हमरा पर होकू सहाय। तो ये तो है ही गीत, तो ये हम कहते हैं कि ये है गीत। ये एक और है, नुनवा चटाई का है नहीं मार ली सॉरी, तो ये भी गीत है। सजन रे झूठ मत बोलो, ये तो है ही। तो ये सही उत्तर होगा, क्योंकि ये गीत जो है वो इस कहानी में नहीं है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रश्न में नहीं शब्द है कि कौन सा गीत तीसरी कसम कहानी में नहीं है। तो ये गीत जो है वो तीसरी कसम कहानी में नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए। ये सही उत्तर होगा। अब ये है कि ये जो पंक्ति है ये किस कहानी में प्रयुक्त है। तो देखिए यहाँ पर तो हम तीसरी कसम कहानी पढ़ रहे हैं, तो हमें साफ साफ पता चल जाता है कि ये पंक्ति जो है वो तीसरी कसम क्या ही होगा, क्योंकि इस कहानी में हम दूसरे किसी कहानी को नहीं ऐड करेंगे। लेकिन एग्जाम में जब यही प्रश्न आता है तो वो आपको कंफ्यूज कर देता है। तो यहाँ देखिए, तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलवर बयां क्या करूँ, यही ख्वाहिश है कि मुझको देखा करे और दिलो जा मैं तुमको देखा करूं। तो ये किस कहानी में प्रयुक्त है, तो तीसरी कसम इसका सही उत्तर है, तीसरी कसम कहानी। अब तीसरी कसम कहानी के पात्र कौन कौन से हैं, रमपतिया चुरमुनिया धुन्नीराम पलटदास। तो हम जानते हैं कि ये दो रमपतिया और चुरमुनिया तो नहीं है, तो ये सही उत्तर होगा सी और डी, क्योंकि धुन्नीराम और पलटदास है। और ये कौन रहते, दोनों गारीवान रहते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा, सी और डी, यानी कि यहाँ डी जो है वो सही उत्तर है। ये सही उत्तर है, केवल सी और डी। अब आपको बताना है ये निम्न पंक्तियों का सही क्रम बताना है कि इसमें सही क्रम क्या है। हीरामन ने हठात अपने बैलों को झिड़की दी, रेलवे लाइन की ओर उलट उलट कर क्या देखते हो। गाड़ियों की आड़ में सड़क किनारे दूर तक घनी झाड़ी फैली हुई थी। दम साध कर तीनों प्राणियों ने झाड़ी को पार किया, बेखटक बेआहट। एक तो पीठ में गुदगुदी होने लगती है, दूसरे रह रहकर चंपा का फूल खिल जाता है उसकी गाड़ी में। हीराबाई का हाथ रुक गया, उसने हीरामन के चेहरे को गौर से देखा, फिर बोली, तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया क्यों मीता, महुआ घटवारिन को सौदागर ने खरीद जो लिया है गुरुजी। तो इसमें बताइएगा कि ये कौन सी पंक्ति सबसे पहले है और कौन सी पंक्ति बाद में। और इसका सही उत्तर क्या होगा, सबसे पहले है कहानी में जो सबसे पहले है ये है ये बी, गाड़ियों की आहट में सड़क किनारे दूर तक घनी झाड़ी फैली, ये सबसे पहले है बी। उसके बाद है सी और उसके बाद है डी और फिर सबसे अंतिम पंक्ति है ए। तो इसमें होगा बी सी डी ए, यानी ये सही उत्तर है। तो इस तरह हम देख लेते हैं, ये पूरा हो गया है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर बताइएगा, और साथ ही लाइक कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा। और किस विषय पर कौन सा यूनिट आप पढ़ना चाहेंगे तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा ये भी आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।